पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बैठा है, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बैठा है। और नालाएं, क्या सरकार आपकी भी नहीं सुनती? क्या आप लोग सिस्टम पे इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते? क्योंकि जब मुसीबत आती है तो सरकार आपकी तरफ देखती है। सरकार कहती है आए हमारी मदद करें। कोरोना आया, उन्होंने कहा मदद करें। कराची संभाला नहीं जा रहा था, सबको पता है, लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। जेडीसी को आप हेल्प कर रहे थे, बड़ी जगह आपका नाम देखा गया। तो क्या सरकार आपकी भी नहीं सुनती? अगर आपकी नहीं सुनती तो फिर गरीब आदमी कहां जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जेडीसी को मैं हेल्प नहीं कर रहा था, जेडीसी ने मुझे हेल्प किया और ये मेरा कोरोना सेंटर बनाया। जफर जो है वो बस अल्लाह की तरफ से फरिश्ता बन के आया और आई उसने इंटरव्यूड जफर साहब ट्वाइस ऑन उर्दू पॉइंट। हाँ, तो अच्छा। he always mentioned तो your great work. जफर तो फरिश्ता बनकर आया और मेरा तो इरादा था, मैंने एक दो बार टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि मैं अपना हॉस्पिटल जो है कोरोना के लिए बनाना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही रुकावटें आई, प्रॉब्लम्स आई और बन ना सका। ऑन दी अदर हैंड, जफर ने कहा चले जी कल से स्टार्ट अब करते हैं, सवाल फॉरगेट यही है ना सर, गवर्नमेंट। जफर साहब क्यों आए? सरकार कहां थी? लेकिन सरकार मदद के लिए देख रही थी आपकी तरफ। नहीं, देखिए, बेसिकली आप जो कह रहे हैं ना कि सरकार मदद के लिए आती है लोगों के पास, तो सरकार क्या करती है, वो ये करती है कि उनके पास जो जो फंड सरकार के पास है वो किसी एनजीओ के पास नहीं है, किसी प्राइवेट सेक्टर के आदमी के पास नहीं है। हम वो शायद करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो अरबों रुपए उनके पास बजट होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका बजट है जी 1 अरब रुपए का राशन बांटने का, वो बुला लेंगे मुनीर लखानी साहब आ जाए यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे राशन बांटूंगा मैं और किताबों में वो लिखेंगे, खाना मैं उनको दूंगा, वो किताबों में लिखेंगे जी हमारा खाना आ गया, वो कमीशन में उनका चला जाता है। सो कोई वबा, कोई प्रॉब्लम आई है, सरकारी इदारों ने हमेशा करप्शन की है। और देखिए ये हराम जो है, हराम रिश्वत ऐसा है जैसे आप अपने भाई का गोश्त खा रहे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ दुनिया के वो मुल्क जो सुअर का गोश्त खाते हैं वो भी बेहतर है उनसे जो भाई का गोश्त खाते हैं, जो लोग कुत्तों का गोश्त खाते हैं वो भी बेहतर है उनसे जो भाई का गोश्त खाते हैं। सो हम लोग तो बदतरीन है अगर हम जो है ये एक्सेप्ट कर लें, चलो कोई बिल्कुल। बात नहीं, खाता है तो क्या हुआ, खिलाता तो है, खाता है तो क्या हुआ, लगाता तो है। मतलब क्या खाता है वो, ये समझने की बात है, अपने ईमान के तकाजे के अंदर समझने की बात है कि वो भाई का मतलब दूसरे मुसलमान का, दूसरे इंसान का गोश्त खा रहा है क्योंकि उसका वो हक खा रहा है। अब हमारे पास देखें 200 अरब रुपए सालाना लगते हैं फॉर एजुकेशन। अब आप कितने लोगों को जानते हैं जो पीले स्कूल में पढ़ते हैं जिनको इस 200 अरब रुपए का फायदा होता है? मैं कितने लोगों को जानता हूं? मैं तो जीरो, किसी को नहीं जानता जिसको इस 200 अरब रुपए में से एक डेले का फायदा होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट मिनिस्टर जिसके घर पे वो टीचर जो है वो बावर्ची है, या जिसकी बीवी का ड्राइवर जो है वो टीचर है जिसने बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके अलावा और किसी को फायदा नहीं होता। इसी तरह 200 200 अरब रुपए सालाना हेल्थ केयर का बजट है। आप कितनों को जानते हैं जो सिविल हॉस्पिटल में जाके या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जाके फर्दर बीमार ना हुए हो या कामयाबी से निकले हो? मैं तो नहीं जानता, क्योंकि वहां पे तो लिटरली कसाईयों की तरह ट्रीटमेंट होता है इंसानों के साथ। दवाइयां जो है वो नकली दी जाती हैं, पर्चियां दी जाती हैं, बाहर से दवाइयां खरीदो, उन्हीं की दवाइयां उनको बेची जाती हैं। इंजेक्शन जो लगाई जाती है उससे एड्स हो जाता है। वैक्सीन उनके पास है नहीं कुत्तों के काटने की। 92 करोड़ रुपए खाली कुत्तों के जो ये रेबीज है इसके लिए इनको इस 1 साल का बजट था, सारा का सारा खा गए। 1 रुपया नहीं लगा। लोग अभी तक बताएं मुझे ग्राफ के अंदर कितनी कमी आई है कुत्तों के काटने की और कितनी कमी आई है रेबीज की? नहीं कमी आई क्योंकि पैसा लगा नहीं। सो ये लोगों का बजट है जो ये लोग खा जाते हैं, उनका हक। और हम ये कहते हैं चलो कोई नहीं, खाता है तो क्या हुआ, खिलाता तो है, खाता है तो क्या हुआ, लगाता तो है। हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा ये तो और वैसे हमें सर, खुद आगे आना होगा। पिछली ये जो पिछली रिश्वतखोर सरकारों लोग के हैं लिए इनको बोला मुंह जाता था। छुड़ाने देंगे। सॉरी। ये जुमला मैंने कहा पिछली सरकार के लिए बोला जाता था। अब तो तब्दीली का नारा लगा। आप तब्दीली से भी मुतमईन नहीं है? देखिए, तब्दीली तो उस वक्त आएगी ना जब जब यहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं, मैं तो कराची आई हूं, मैं तो कराची की बात करूंगा,
अपने सूबे सिंध की बात करूंगा, यहाँ पे तो तब्दीली जो है वो अभी तक हम अपोजिशन में ही है ना, और हमारा मोड भी वही है। बिकॉज हमारे हाथ में क्या है, लोग कहते हैं आपको हमने वोट दिया, आपने किया क्या? अब एमएनए एमपी क्या कर सकता है? एमएनए एमपी के पास है क्या? कराची से 650 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया, जो जो फेडरल स्टेट सिंध में आया, 650 अरब रुपए सिंध में आया, उसमें से कितना कराची में लगा आपको पता है? नहीं, आई हैव नो आइडिया। जीरो। एक प्रोजेक्ट कराची के लिए नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ने दिए 1100 अरब रुपए के, और वो भी जो है उसमें भी इन लोगों ने कहा नहीं जी हमारा होना जरूरी है, तो इनको भी उसमें रखा है कि भाई चलो तुम लोग इसके ऊपर सेल्फियां खिंचवा लेना, और एस्टेब्लिशमेंट को भी रखा कि भाई मेक श्योर करें कि कम खाएं और लगाएं ज्यादा। सो बेसिकली और वो भी किन चीजों में? पीने का पानी। मतलब पीने का पानी K4 पिछले 12 साल 15 साल से बन रही है, बन के नहीं दे रही, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं थी कि पीने का पानी मिले। अच्छा उनैब लखानी साहब, गटरों की सफाई, नालों की सफाई, अभी कोई काम है? सालाना इसका बजट होता है, केएमसी में बजट होता है, सिंध गवर्नमेंट में, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सीएम ने कहा कि नहीं मैं चेयरमैन हूं, मैं चलाऊंगा, और उससे काम नहीं करने दिया। गटरों को बंद किया गया उन एरियाज में जहां से इनको वोट नहीं मिले, ताकि गटर जो है रोड पर आ जाए। और पता नहीं क्या, पानी की लाइनों को लॉक कर देते हैं, वाटर बिल पैसे लेते हैं, जिस बिल्डिंग से पैसा लेते हैं उस बिल्डिंग में जो है उन्हीं के पानी की जो जो पानी उनके हक का है, जो उनको मिलना चाहिए, वही टैंकर में डाल के उनको बेचा जाता है कि जी ये ले लो 2000 रुपए का टैंकर, 3000, 2000 3000 का आता है या 15,000 का आता है, तो मुझे तो कीमत भी नहीं पता। सो हम हमारे पास तो डिफेंस पे हमने पानी देखा ही नहीं कभी लाइफ के अंदर, आता ही टैंकर से। और वो भी देखिए ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर साफ पानी हम अपनी आवाम को दे दे तो बहुत सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी। ना तो बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, ना तो इन्होंने साफ पानी देना है, ना साफ आबो हवा देनी है, कचरा, मक्खियां, मच्छर। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जो इस तरह चल रहा हो और लोग खामोश बैठे हों जिस तरह कराची चल रहा है। और हम लोग सर जो है वो खरबों खरबों रुपए की फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, खरबों रुपए की फंडिंग एक शहर में आती है, और वो इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे मुल्क में फिर फैलती है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए, हमारी अवाम के रवैयों में भी थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए? हमें, आपने एजुकेशन सेक्टर पे बहुत काम किया, हमारी असल तब्दीली कहीं और से भी आएगी। हमें अवाम को भी एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन को लेकर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उन्हें भी बताना चाहिए कि नाले, ये सारी जिम्मेदारियां, मतलब कुछ फर्दे वाहिद पे भी जिम्मेदारियां हैं या सिर्फ सरकार पे या उन ट्रस्ट पे जिम्मेदारियां जो काम कर रहे हैं? देखिए, भीड़ को कौम बनाना जो है वो रियासत का काम होता है। हमने कौम को भीड़ बनाने में काम किया है। जो हमारी रियासत है सिंध की, ने लिटरली लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल किया है। खुद अपने जो टॉप डाकूज हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए। और इसमें अगर गलती है कराची के लोगों की, तो वो ये है कि उन लोगों ने ये वैक्यूम छोड़ दिया इन लोगों के लिए। अगर वो खुद अपने बच्चों में से एक को कहते कि नहीं बेटा, ये वाला बेटा मेरा जो है ये पॉलिटिक्स के अंदर आएगा, मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा, उसके लिए मैं इसको ट्रेन करूंगा, तो शायद इन लोगों के लिए वैक्यूम नहीं होता। जाहिल ये लोग हैं, करप्ट ये लोग हैं, पढ़े लिखे, मतलब बात करना आती नहीं है, मॉरल वैल्यूज है नहीं, ये किसी नेक ईमानदार आदमी के, सच्चे आदमी के सामने टिक ही नहीं सकते। सो इनको वैक्यूम हमने दिया कि भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं, इनसे दूर रहो। तो फिर यही लोग रूल करते हैं और इसी तरह रूल करेंगे। इनसे कोई अच्छी बात तो नहीं होनी चाहिए। लाने वाले भी So, तो हम हैं सर, लाने वाले भी तो तो हम हैं, हम ही लोग हैं ना। लाने वाले हम इसीलिए ना, क्योंकि हम खुद पीछे रह गए। हमने कहा नहीं गंदी फील्ड है, इसके अंदर मत जाओ। हमें हंड्रेड्स की तादाद में और लोग लाने होंगे। मैं कहता हूं अगर इस मुल्क के अंदर 1000 और इमरान खान आ जाएं तो इस मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी फील्ड में कोई करप्शन नहीं होगी। 1000 और इमरान खान हम नहीं पैदा कर सकते क्या? मतलब करोड़ों की, 2.5 करोड़ की आबादी खाली कराची के अंदर है। यहाँ पे क्या हम 1000 और इमरान खान जैसे नेक ईमानदार लोग
हैं, लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई करके आगे नहीं लेके आते, अपना वोट जो है आखिरी वक्त में गलत जगह दे आते हैं, और ये हमारी जो मुल्क कौम की अमानत है इसके अंदर हम खयानत करते हैं, तो यही होगा जो हो रहा है। सो दिस इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन कि वो अपने लोगों को, अच्छे लोगों को सियासत में आगे लेकर आए और अपना वोट जो है वो अच्छा ईमानदार सच्चे आदमी को दे, बस उसके बाद जो है चीजें ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद। सर, जमहूरियत की मुल्क में फरियाद करने वाले सियासी तौर पर जमहूरी हैं, किसी को भी लॉन्च कर दिया जाए मरूसियत में, वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखिए क्या क्या जमहूरियत है, जो जमहूरी, ये तो खानदानी डायनेस्टीज बनाई हुई है ना। एक जो है वो भुट्टो नाम से चल रहा है, बेशक जरदारी हो, भुट्टो लगा देगा अपने नाम के आगे और वो चलता रहेगा। दूसरा जो है वो शरीफ के नाम, बेशक जितना बदमाश हो, शरीफ का नाम लगाया हुआ है और चलते जा रहे हैं, शरीफ के फिर बेटी, फिर शरीफ का बेटा, फिर फला। तो वो इसमें क्या डेमोक्रेसी है? फिर डेमोक्रेसी ये है कि वो आके जो है पीडीएम बना के वो आर्मी को कह रहे हैं कि आप इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकालें। ये डेमोक्रेसी है कि आप आर्मी को कह रहे हैं बगावत करो। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अच्छा अगर आर्मी नहीं हटाती तो फिर बाकी आर्मी वाले जो है आर्मी चीफ को हटाएं। मतलब ये डेमोक्रेसी है? नहीं, ये लोग तो, इन लोगों को तो पता ही नहीं है अलिफ बे डेमोक्रेसी की, इनको स्पेलिंग भी नहीं आती हो डेमोक्रेसी की। ये सिर्फ लूट मार के लिए आए हुए, लूट मार करते जाएंगे और अपने पैलेसेस बनाते जाएंगे और कुछ नहीं है। हमें जो है सारी स्टोरी को जो है शॉर्ट करें तो ये है कि अपने बच्चों को जो है आगे लाना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाए। सर, एक इमरान खान साहब वाज अ ट्रेंड सेटर। आपने कहा 1000 इमरान खान आ जाए तो बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, या कराची में एटलीस्ट तब्दीली आ जाएगी। आप डू यू थिंक आप ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक से मिलते हैं, ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक को डील करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोगों की भूख देखते हैं? पेट्रोल की 12 रुपए की समरी फिर ऊपर गई हुई है, क्या लोग मुतमईन है? नहीं, लोग मुतमईन नहीं है और लोग मुतमईन हो भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों की इनकम कम है और चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी होती जाएंगी, चीजें सस्ती नहीं होती कभी भी। जब मैं और आप छोटे थे तो शायद हम 2 रुपए के अंदर अपना दिन गुजार लेते थे। आज जो है हमारी उस अगर हम 10 साल की एज के थे तो आज 10 साल का बच्चा शायद उसको 10 रुपए या 20 रुपए चाहिए होते हैं, वही 2 रुपए की जगह, क्योंकि वो चीजें महंगी होती आई हैं, होती रहेंगी इन्फ्लेशन के साथ। तो ये तो होता रहेगा। हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी। इनकम बढ़ाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, तो मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। वो ये है कि अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 12 रुपए खर्च ना करें, 10 रुपए कमाते हैं तो 9 रुपए खर्च करें, अपने अखराजात को कम करें। दूसरा ये कि अगर 12 रुपए खर्चा है तो अपनी कमाई जो है 10 रुपए से 12 रुपए पे ले जाए, अपनी कमाई बढ़ाए। सो यही सिंपल फॉर्मूले पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है कि जी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, हमने कहा सबसे पहले ये खत्म करो। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन किया। हमने कहा जी जितने इंजेक्शन है आईएमएफ के हम सब एक साथ लेने को तैयार है, हमें डिफॉल्ट नहीं होना। किया, हमने इंजेक्शन ले ली। सब लोग बहुत चीखे, सब लोग बहुत रोए, गरीब भी बहुत परेशान हुआ। आज सब लोग परेशान हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही पुराने लोगों के लोन्स हैं और करप्शन हैं, जिसकी वजह से हमें इंजेक्शन आईएमएफ के लेने पड़े, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से ये महंगाई है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी? हमारी इनकम ऐसे बढ़ेगी कि हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे। अब हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज ग्रोइंग बाय 14.4%। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड हाई हैं। हर टेक्सटाइल मिल वाला जो है इंडस्ट्री लगा रहा है। हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर है, जो जैसे पहले कभी भी नहीं था। हमारा ऑटोमेटिव सेक्टर जो है वो हाईएस्ट सेल्स पे है, गाड़ियों की सेल्स बहुत ज्यादा है। हमारा सीमेंट सेक्टर जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन के ऊपर है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट पे है, जितना वो पहले कभी भी नहीं था। सो सीमेंट सेक्टर का मतलब ये डेवलपमेंट मुल्क के अंदर हो रही है और एक्सपोर्ट्स हो रही है। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो शायद मोर देन 100% से ज्यादा ग्रो कर चुका है और वो ग्रो करता जा रहा है। सो आईटी हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, जो हमारी एग्रीकल्चर की मईशत है, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके अंदर हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, हाईएस्ट ग्रोथ है। सो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर
जब हमने ये सारे सेक्टर्स खोल दी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ठीक है दवाइयां महंगी हुई, लेकिन हमारी दवाइयों की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, हमारी दवाइयों की फैक्ट्रियां भी लग रही। सो जब हमारी इनकम 10 रुपए से 12 रुपए हो जाएगी, 14 रुपए हो जाएगी, तो हमारी पर्सनल इनकम भी जो है वो 10,000 से 20,000 हो जाएगी। जब 10,000 से 20,000 होगी, तो फिर उसके बाद ये चीजें जो महंगी हो गई हैं, ये हमें अफोर्डेबल हो जाएंगी। सो यही एक तरीका है कि आप इनकम बढ़ाएं, और इस हुकूमत के रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आज आप पंजाब के अंदर टेक्सटाइल का जो है वर्कर नहीं ढूंढ सकते, वो अब ज्यादा पैसों पे मिलेगा। अब हर कोई एक दूसरे का वर्कर तोड़ रहा होगा, 12,000 का वर्कर जो है 20,000 में अपने पास लेकर आएगा। सो उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे महंगाई फील नहीं होगी, और ये हर सेक्टर के अंदर जब ग्रोथ आएगी तब मुल्क आगे निकलेगा, और ये बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। सीपैक का मैं बताना भूल गया, आखिरी मैसेज। सीपैक, यस, सीपैक का मैं बताना भूल गया। जो सीपैक हमारा, इट्स लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बहुत करीब हम पहुंच गए हैं उसके। और जैसे ही हम उसके अंदर उस टनल से निकलेंगे, तो फिर रोशनी ही रोशनी है इंशाल्लाह। ये सप्लाई चेन जैसी स्टार्ट होती है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस चाइना से गवादर पोर्ट की तरफ होगा, गवादर पोर्ट से चाइना की तरफ होगा, जॉब्स ही जॉब्स होंगी इसके अंदर। सो यही काम है जो हुकूमत के करने के होते हैं। एयरलाइन चलाना, स्टील बनाना, स्टील मिल में साबुन और घी बनाना, और ये बिल्डिंगें बनाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी मेकिंग होता है, एंड राइट पॉलिसी मेकिंग, जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम सेक्टर में हमने किया है। अब मोबाइल फोन्स बाहर से नहीं आएंगे, यहां बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो है इलेक्ट्रिक कार्स यहां पे बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिसीज इतनी फ्रेंडली बना दी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे ताकि इनकी फैक्ट्रीज यहां पे लगे, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर चले जाएंगे। एक एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्री जो 2% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ के अंदर है, सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, उससे निकल के हम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, जो 98% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ है। जब हम 98% के अंदर जाएंगे, तो असल समंदर तो वो है, फिर उसके अंदर से हम बाल्टियों से पानी भरेंगे। ये डोंगा लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, और इससे निकल जाएंगे हम बहुत जल्दी। जबरदस्त, जबरदस्त सर। एनी लास्ट मैसेज? My last message is education, education, education. That's the only way out for this country. अगर हम एजुकेशन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी स्किल बेस्ड, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसके अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो ऑलरेडी आ चुका है, उसके अंदर हम अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन कर देंगे। हमारी वर्क फोर्स हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा बच्चा हमारी स्ट्रेंथ है। अगर हमने ट्रेन कर दिया ई कॉमर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी में, तो ये मुल्क कहीं से कहीं निकल जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स अब इन सेक्टर्स में आ रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस आ रहे हैं। हम जो है इधर सिर्फ रो रहे हैं 4-5 बिलियन डॉलर के लिए, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जब पूल में हम जाएंगे स्विम करने के लिए, तो बहुत बहुत आगे निकल सकता है मुल्क, और निकले हैं बहुत सारे मुल्क। दुबई वॉज नथिंग, सिंगापुर वॉज नथिंग, साउथ कोरिया वॉज नथिंग, ताइपाई वॉज नथिंग। ये सारे मुल्क हमारे सामने ही, हमारी एज में हमने देखा है आगे निकलते हुए। और हम भी जो है अब इस तुर्की को देखें कितनी तरक्की की उससे, ब्राजील ने कितनी तरक्की की, चाइना ने देख ले कितनी तरक्की की, अपनी 70% आबादी को पॉवर्टी से निकाल दिया। हम भी इसी तरह निकालेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हुनैद लखानी साहब, हमारे साथ ही रहेगा ऑफलाइन। व्हाट अ विजनरी मैन, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि आपने जो बातें की वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट से बहुत बढ़ के थी। वो इस मुल्क को बहुत आगे ले जाने की बात थी। वो विजन था, ख्वाब था, तस्वुर था। और आई होप कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे और सोच और विजन पे काम करते रहे, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया देखेगी। Thank you very much for being on Pakistan's biggest digital media network. This is थैंक Dr. यू। Mohammad Afan Kaisar, Urdu Point, signing off.